subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about structure of viruses from chapter number 5 Variety of Life FSC Part 1 Biology को. Students, अगर हम वायरॉन की बात करें तो एक कंप्लीट, मेच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल और इन्फेक्शियस वायरस को हम वायरॉन के नाम से जानते हैं. वायरॉन की अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें कि व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, तो इसमें एक सेंट्रल कोर मौजूद होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड पे मुश्तमिल होता है. न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स के बारे में हम जानते हैं कि या तो ये डीएनए होगा या आरएनए होगा. इसी बेस पे हम वायरसेस को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, उनकी टाइप्स भी डिटरमिन कर सकते हैं कि क्या ये एक आरएनए वायरस है या ये एक डीएनए वायरस है. इस सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड को जीनोम के नाम से भी जाना जाता है. इसके अलावा इसके अंदर एक प्रोटीन कोट मौजूद होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड जीनोम या जो न्यूक्लिक एसिड है उसको एनसर्कल कर रहा होता है, उसको कवर कर रहा होता है. कैप्सिड की अगर हम बात करें कि ये किस किस्म का रोल प्ले करता है, एक तो इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल कि ये वायरॉन को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है. इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये छोटे छोटे प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कैप्सोमर्स कहते हैं. कैप्सोमर्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेसिकली वायरसेस के करैक्टरिस्टिक वो इन्हीं कैप्सोमर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि कोई वायरस कितने कैप्सोमर्स से मिलके बना है. फॉर एग्जांपल, अगर हम हर्पस वायरस की बात करें तो इसमें 162 कैप्सोमर सब यूनिट्स मौजूद हैं. इसके अलावा अगर हम एडिनो वायरस जो कि आप में आम नज़ला जुकाम वगैरह कॉज करता है, उसमें अगर देखें तो उसके कैप्सिड में 252 यानी कि 252 कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं. कुछ एनिमल वायरसेस की अगर हम एग्जांपल लें तो इनके अंदर जो न्यूक्लियो कैप्सिड है यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट और कैप्सिड, इसके अलावा भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो बेसिकली होस्ट सेल से डिराइव होती है. इस आउटर कवरिंग को, आउटर लेयर को एनवेलप के नाम से जाना जाता है. ऐसे वायरॉन जिनके अंदर ये एनवेलप मौजूद ना हो यानी कि नॉन एनवेलप्ड वायरॉन्स, इन्हें नेकेड वायरॉन के नाम से भी जाना जाता है. अगर हम इनकी शेप्स की बात करें बिलखसूस एनिमल एंड प्लांट सेल्स के अंदर, तो उनमें हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे पोलीहेड्रन. नाम से ही पता चल रहा है कि पोली का मतलब है मैनी एंड हेड्रन इज फ्रॉम हेड और साइड्स. तो ये ऐसा वायरॉन होगा जिसकी बहुत सारी साइड्स होंगी. इसके अलावा हेलिकल जिसमें स्पाइरल शेप शामिल है, या एनवेलप्ड और कॉम्प्लेक्स वायरॉन्स शामिल हैं. बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की. वायरसेस को जब हम प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियल वायरसेस में क्लासिफाई करते हैं तो इसकी दो इंतहाई इंपॉर्टेंट बेसिस हैं. एक तो इसमें वायरस की मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी शेप, और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज इंतहाई अहमियत की हामिल है. न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें या जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें हम जानते हैं कि या तो डीएनए शामिल होगा या आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड या डबल स्ट्रैंडेड होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा. इसके साथ साथ हम जानते हैं जब हम एनिमल वायरसेस की बिलखसूस बात करते हैं तो उसमें होस्ट सेल से ड्राइव एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी, इसमें जो न्यूक्लियो कैप्सिड है यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कैप्सिड, उसके अलावा एक और लेयर भी मौजूद होती है जिसे हम एनवेलप कहते हैं. तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है इसको क्लासिफाई करने के लिए कि वो एनवेलप्ड वायरसेस हैं, वो नॉन एनवेलप्ड हैं या कॉम्प्लेक्स वायरसेस हैं. यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और उनकी शेप्स दिखाई दे रही हैं. ये एक वैक्सीनिया वायरस है, ये पैरामिक्सियो वायरस है जो आम मम्स वगैरह या यहाँ पे अक्सर एयर्स और नेक के अराउंड में स्वेलिंग हो जाती है जिसे कन पेड़े भी आम जुबान में बोला जाता है, तो उस किस्म की बीमारी इनकी वजह से होती है. इसके अलावा ये हर्पस वायरस है, ये ऑर्फ वायरस, रेब्डो वायरस, ट्यूबुलो वायरस, आपको पता चल रहा होगा कि इसका नाम इसकी शेप से ही शायद अखज़ किया गया है.
इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, फ्लेक्सिबल टेल्ड वायरस और टी इवन कॉइलोफेज वगैरह शामिल हैं। वायरसेस की बात करें और प्रियॉन्स को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसको आपने मस्ट याद रखना है। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ बोर्ड एग्जाम्स में मुख्तलिफ सालों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा आपका जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी इसके बारे में पूछा जाता है, लिहाजा इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। वो अलग बात है कि ये बड़ी ही मिस्टीरियस बॉडीज हैं। ये मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको 1983 में डिस्कवर किया गया है। क्या कोई इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनको लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। इनकी अगर हम नेचर की बात करें तो बड़ी ही कंट्रोवर्शियल इनकी नेचर है और एक्चुअली ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन बॉडीज और प्रोटीन पार्टिकल्स भी इनको कहा जा सकता है, या प्रोटीन इन्फेक्शियस बॉडीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इसकी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें एज पर इट्स कंट्रोवर्शियल नेचर, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन, और यही प्रोटीन है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो इनको रिक्वायर होती है टू कोड फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन, टू कोड फॉर देयर ओन जनरेशन ऑफ द मल्टीपल कॉपीज इंक्लूडिंग डीएनए और आरएनए। जबकि इसके बरक्स अगर हम दीगर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जिक्र करें तो उनमें जो इंफॉर्मेशन कोड होती है वो जेनेटिक मटेरियल या डीएनए और आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कोड होती है। जबकि प्रियॉन्स ये बड़ी ही मिस्टीरियस बॉडीज है क्योंकि इनकी इंफॉर्मेशन इनके प्रोटीन के अंदर कोड हुई हुई होती है। इसके अलावा अगर हम डिजीजेस की बात करें तो ये बड़ी ही मिस्टीरियस सी डिजीजेस कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें बिलखसूस मैड काउ इन्फेक्शन एंड सम काइंड ऑफ मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शंस इन मैन शामिल है। इंसानों के अंदर दिमाग की मुख्तलिफ बीमारियां, पागलपन, इनके पीछे जो एजेंट है इन्वॉल्व दे आर प्रियॉन्स, जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बॉडीज हैं और पार्टिकल्स हैं। कुछ भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा नॉलेज इसके बारे में नहीं है कि एक्चुअली ये होते क्या हैं। इनको सब वायरल एजेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी पैदा कर रहे होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस या बैक्टीरिया ईटर वायरसेस की अगर हम बात करें तो ये जनरली दो किस्म की फॉर्म्स में मौजूद होता है, जिनमें एक क्यूबिकल सिमेट्री रखता है जबकि दूसरे की हेलिकल सिमेट्री है। जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो क्यूबिकल सिमेट्री वाले जो फेजेस हैं ये यूजुअली रेगुलर सॉलिड या आइसोहेड्रल होते हैं, मतलब इनके 20 फेसेस हो सकते हैं। और अगर हम हेलिकल फेजेस की बात करें तो वो जनरली स्पीकिंग रॉड शेप्ड होते हैं। कुछ फेजेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हेड और टेल दोनों ही मौजूद होते हैं। इनमें हेड यूजुअली पॉलीहेड्रल होता है, यानी कि उसके बहुत ज़्यादा फेसेस होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें 20 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ टेल होती है जो कि रॉड शेप्ड होती है। बैक्टीरियोफेज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अर्ली जो रिसर्चेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड नंबर पे हैं अगर हम फेज वायरसेस की रिसर्च के हवाले से बात करें। यूजुअली इसमें इकोलाई को इन्फेक्ट करने वाले फेजेस यानी कि टी फेजेस शामिल हैं। टी फेजेस में भी फेज वायरसेस की स्टडी के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर फेजेस T2 एंड T4 शामिल हैं। T4 को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्ट्रक्चरल स्टडी के लिए देखा जाए तो वो बिल्कुल टैडपोल के साथ रिजेम्बलेंस रखता है। टैडपोल क्या है? ये बेसिकली फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस और डेवलपमेंटल स्टेज में से एक स्टेज है जिसमें एक हेड मौजूद होता है और साथ में टेल भी प्रेजेंट होती है। हेड की अगर हम बात करें इन दिस बैक्टीरियोफेज तो बेसिकली ये एक एलोंगेटेड पायरामिडल शेप का होता है। इसके अंदर अब हम बात करें तो इसमें दो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी एक कॉमन बेस है, यानी कि बेसिकली अगर हम देखें तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर और साथ में इनकी बेस कॉमन आ रही होती है, अटैचमेंट एक जगह पे हो रही होती है। इसके अलावा ये हेक्सागोनल प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर है
जिनके साथ एक स्ट्रेट चेन अटैच होती है। हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है। यहाँ से हमें एक ये भी आइडिया हो रहा है कि T4 जो फेजिस है या जो बैक्टीरियोफेज है वो एक डीएनए वायरस है या डीएनए फेज है, और इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो न्यूक्लिक एसिड है, वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा। बैक्टीरियोफेज की टेल की अगर हम बात करें तो वो हेड के निस्बत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक इंतहाई डिस्टिंक्ट प्रोटीन की लेयर से मिलके बनी होती है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रही होती है। ये ट्यूब मजीद एक अलग किस्म की प्रोटीन के अंदर रैप हुई होती है, एक शीट के अंदर मौजूद होती है, और इस प्रोटीन की कंपोजिशन इस इंटरनल ट्यूब से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। इसके अलावा इसकी एक तरफ कॉलर और दूसरी तरफ एंड प्लेट मौजूद होते हैं। इस एंड प्लेट के साथ मजीद 6 फाइब्रस टेल्स अटैच होती हैं, और बेसिकली यही वो टेल्स हैं, वो फाइब्रस टेल्स जो होस्ट के साथ जब ये बैक्टीरियोफेज वहां लैंड करता है होस्ट सेल पे तो अटैचमेंट के लिए यूज होती हैं। यानी कि ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अटैचमेंट है इन बैक्टीरियोफेज। इसके अलावा अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये होस्ट सेल का 1000वां हिस्सा है, यानी कि 1/1000 ऑफ द होस्ट सेल। अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जब आप बैक्टीरियोफेज के बारे में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो इसकी लेबल डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो आप इसका कैप्सिड हेड बनाएंगे, यानी कि ये प्रोटीन कोट जो एक यहाँ पे हमें प्रिज्म शेप में दिखाई दे रही है, और हम जानते हैं कि ये कैप्सोमर्स से मिलके बनी है, छोटे छोटे प्रोटीन्स के यूनिट से मिलके बनी है। इसके अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड दिखाई दे रहा है। बेसिकली हम जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। यहाँ पे हमें वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको ये आउटर साइड पे कॉम्प्लेक्स शीट दिखाई दे रही है। इसकी एक तरफ देखें तो ये ब्लू कलर में कॉलर है, और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे हेक्सागोनल बेस प्लेट दिखाई दे रही है। इस बेस प्लेट के साथ 6 फाइब्रस टेल्स हैं, 1, 2, 3 on one side and 4, 5, 6 on the other side, और यही क्या करेंगे, अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगे जब ये अपने होस्ट सेल के ऊपर लैंड करेगा।